हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर सेकंड है सत्ता के समकालीन केंद्र। इसको हम पढ़ने वाले हैं और ये जो वीडियो है 2024-25 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बनाई है। ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है। यहाँ पे आपको PDF नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। सारी अपडेट जो है आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। और आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। eklavyastudypoint.com ये हमारी वेबसाइट है। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे भी आपको हमारे नोट्स, MCQ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने दो ध्रुवीयता के अंत को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है 1939 से 1945, उसके बाद क्या होता है, विश्व जो होता है वो दो गुटों में बढ़ जाता है। एक तरफ था अमेरिका जो कि सुपर पावर था, महाशक्ति था, तो उसके दूसरी तरफ था USSR जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या था, संघर्ष चलता रहता था और शीत युद्ध का दौर चला। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और हमने वहां पे एक चीज और पढ़ी थी कि सोवियत संघ जो है इसका विघटन हो गया था 1991 में, यानी कि 1991 में सोवियत संघ जो था वो टूट गया था, बिखर गया था। यहां तक हमने पढ़ा था। मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है। अब आप सोचिए कि थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। 1991 की बात अगर हम करते हैं तो 1991 में क्या हुआ था, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था उसके बाद विश्व ये सोच रहा था कि अब जो है, अब तो दुनिया में एक ध्रुवीय हो चुका है क्योंकि अब अमेरिका महाशक्ति बचा है, सोवियत संघ तो खत्म हो गया है, यानी वर्ल्ड जो है वो एक ध्रुवीय हो गया है। ऐसे में अमेरिका का वर्चस्व है विश्व में। तो क्या कोई देश ऐसा है दुनिया में, या ऐसा कोई देश हो सकता है जो अमेरिका जैसी महाशक्ति को टक्कर दे सके, चुनौती दे सके, इसके वर्चस्व को कहीं ना कहीं कम कर सके? क्या दुनिया में कोई ऐसा देश या ऐसा संगठन है? इस पे सवाल उठने लगे थे। तो अगर मैं बात करता हूं 1991 की, तो उस समय ऐसा कोई देश या कोई संगठन नहीं था जो अमेरिका को टक्कर दे सके। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो क्या होता है, जैसे ही समय बीतता है, सिचुएशन बदलती है, तो क्या होता है, कुछ देश और कुछ संगठन ऐसे उभर कर सामने आते हैं जो ऐसा लगता है, मतलब उनको देखकर कि ये शायद आने वाले समय में अमेरिका के वर्चस्व को, अमेरिका के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसी को सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में हम जानते हैं। ठीक है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि सत्ता के समकालीन केंद्र से क्या अभिप्राय है, तो आपको क्या जवाब देना है? आप ये बताओगे कि जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, उसके बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति बची थी, वो क्या थी? वो था हमारा अमेरिका, यानी कि USA। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा था, क्या यूएसए के वर्चस्व को कोई देश या कोई संगठन उसके वर्चस्व को टक्कर दे सकता है? तो उस समय में 1991 में इसका जवाब था नो। लेकिन वर्तमान समय में अगर आज हम बात करें, 2024 की मैं बात करूं, तो आज के समय में ऐसा माना जाने लगा है कि कुछ ऐसे संगठन और देश हैं जो अमेरिका के वर्चस्व को कुछ ना कुछ हद तक चुनौती जरूर दे सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सत्ता के समकालीन केंद्र। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, उसमें कुछ संगठन भी है और कुछ इसमें क्या है, देश भी है। अब वो संगठन और वो देश कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा संगठन की तरफ। देखो कौन कौन से संगठन है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, आसियान एक संगठन है। ऐसा माना जाता है कि आसियान में जो 10 देश हैं, और ये जो मजबूत 10 देशों वाला संगठन आसियान है, कहीं ना कहीं ये अमेरिका के प्रभुत्व को कुछ हद तक कम कर सकता है। इसीलिए इसको सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में देखते हैं, सत्ता के नए केंद्र के रूप में, या फिर सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में देखते हैं। ठीक है, कुछ भी कहो, चीज एक ही है। फिर इसके बाद आ जाता है आपके सामने यूरोपीय संघ, फिर आ जाता है ब्रिक्स, और उसके बाद आपका आ जाएगा सार्क। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें, आसियान और यूरोपीय संघ जो है इसको तो हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है। इससे पहले, आज से 2-3 साल पहले, ब्रिक्स और सार्क भी आपके सिलेबस में जोड़ दिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में, आज के टाइम पे देखें तो ब्रिक्स और सार्क आपके सिलेबस में नहीं है। आप अगर नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस पे भी वीडियो बना रखी है। आप इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। सार्क की वीडियो को भी देख सकते हैं नॉलेज के लिए, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इस वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे हम इन दोनों को नहीं पढ़ने वाले। हम क्या पढ़ेंगे, आसियान और यूरोपीय संघ, इसको डिस्कस करेंगे। ये तो हो गए हमारे संगठन, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं
जो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो प्रभुत्व है, अमेरिका का जो वर्चस्व है, उसको टक्कर दे सकते हैं। वो कौन से देश हैं? ऐसे कौन से देश हैं जिनमें इतनी क्षमता है? तो इसमें आ जाएगा अपना भारत, ठीक है, चाइना भी आ जाएगा इसमें, जापान आ जाएगा, साउथ कोरिया हो जाएगा यानी कि दक्षिण कोरिया जिसे हम कहते हैं, इसमें इजराइल भी हो जाएगा, और इजराइल के अलावा अगर हम देखें तो रसिया को भी कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि रसिया भी एक ताकतवर देश है, और ये भी कहीं ना कहीं यूएसए के वर्चस्व को ये देश जो हैं ये क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, इतने सारे देशों में मैंने 3 देशों को अलग से, अलग कलर से दिखा रखा है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में पिछले साल और इस साल ये 3 ही टॉपिक हैं, यानी चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया, ये जो टॉपिक है ये हटा दिए गए हैं। तो इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, इजराइल रसिया पे भी। अगर आप नॉलेज के लिए इसे भी देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। पर आपके पेपर में क्वेश्चन यहां से नहीं आने वाला है, ठीक है, नॉलेज के लिए देख सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। अब मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। देखो ये इस साल का सिलेबस है आपका 2024-25 का। कौन कौन से टॉपिक है? एक तो आपका यूरोपीय संघ है, दूसरा आपका आसियान टॉपिक है, फिर आपका चाइना वाला टॉपिक है, जापान का टॉपिक है, और साउथ कोरिया का टॉपिक है। तो ये मेनली 5 टॉपिक है जो हमें इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ को देखो, ये जो है ये आपके सामने यूरोपीय संघ का फ्लैग है, यानी कि यूरोपीय संघ का झंडा है। आप एक बार इसको बहुत ध्यान से देखो। ये यूरोपीय संघ का जो झंडा है इसमें आपको 12 गोल्डन कलर के स्टार दिखाई दे रहे हैं। ये 12 स्टार हैं। इसका भी कुछ महत्व है। क्या महत्व है इसको समझते हैं। देखिए, यूरोपीय संघ के झंडे में ये जो 12 गोल्डन कलर के जो स्टार का घेरा बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं यूरोप के जो लोग हैं इनकी एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये यूरोप के लोगों के बीच में जो एकता है उसको दर्शाता है, उसका ये प्रतीक है। तो ये यूरोपीय संघ का झंडा है। पहले क्वेश्चन आता था ऐसा, पहले आज से 4-5 साल पीछे जाओ तो ऐसे झंडे वाले क्वेश्चन आ जाते थे, आपसे पूछ लेते थे। पर अब नहीं आते, क्योंकि अब एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैं आपको सब कुछ बता के चलूंगा। अब बात करेंगे यूरोपीय संघ की। तो देखिए, यूरोपीय संघ जो है ये एक संगठन है जिसमें यूरोपीय देश शामिल है। ये 1992 में बना था, 1992 में बना था। लेकिन 1992 में पहुंचने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलेंगे, यानी कि पीछे से देखते हुए चलेंगे, ताकि एक एक नंबर के और दो दो नंबर के 2 या 3 क्वेश्चन हैं जो बन जाते हैं यहां से, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको ले चलूंगा सीधा यूरोपीय संघ 1992 में, ठीक है। अब समझते हैं। देखिए, यूरोपीय संघ जो है क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी कि द्वितीय ठीक है, देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, ये कब हुआ था? 1939 से लेके 1945 तक। यहां पे दुनिया जो थी 2 गुटों में बट गई थी, और यहां पे यूरोप जो था, यूरोप को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो ऐसे में एक तरफ था पश्चिमी यूरोप, एक तरफ था पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप को सपोर्ट किसने करा था? यूएसए ने करा था, ठीक है। पश्चिमी यूरोप को सपोर्ट किसने करा था? यूएसए ने करा था। और पूर्वी यूरोप को सपोर्ट किसने करा था? यूएसएसआर ने करा था, यानी कि सोवियत संघ ने करा था। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। तो ये था। इतना आपको समझ में आ गया? मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। इसको मैं एक बार मिटा देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो यूरोप को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसे में जो पश्चिमी यूरोप था, यानी जो अमेरिका जिसको सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका ने उसको मदद करी, उसी को मार्शल योजना कहते हैं। तो मार्शल योजना का आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है। तो यहां पे आपके सामने मैं आपको समझा देता हूं। देखो, आपकी किताब की लैंग्वेज में चलते हैं तो इसमें कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा उसको नुकसान पहुंचा था। तो अमेरिका ने क्या करा, पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनकी अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारने के लिए जबरदस्त मदद करी, यानी कि बहुत ज्यादा आर्थिक सहायता करी थी। किसने करी थी? अमेरिका ने। किसको करी थी? पश्चिमी यूरोप को। और पूर्वी यूरोप को कौन सहायता कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था। ये आपको दिमाग में रखना है, ये क्लियर है? इसके बाद देखो, इसको मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूं, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको लिख लो, याद कर लो। तो ये तो हो गया यूरोपीय संघ के शुरुआत में मार्शल योजना का टॉपिक 2 नंबर वाला। इसके बाद है एक टॉपिक जिसमें आपका आर्थिक सहयोग संगठन वाला है, इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार ना 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। इसके बाद क्या होता है? मार्शल योजना आ गई। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना के साथ पश्चिमी यूरोप की आर्थिक मदद की शुरुआत हुई। मार्शल योजना, अमेरिका, याद हो गया। इसके बाद 1948 में क्या होता है? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना होती है। ये आपके 1 मार्क्स में आएगा, और एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको याद रखना है 1948। क्लियर है? इसके तहत क्या हुआ था? यूरोप को आर्थिक मदद की जा रही थी, ठीक है, शुरुआत हो गई थी। इसके बाद एक और संगठन आता है जो 1 नंबर में कभी कभी पूछ लेते हैं, वो राजनीतिक था।
देखते हैं इसको। समय के साथ साथ क्या होता है, इसका जो स्वरूप है धीरे धीरे बदलने लग जाता है। 1949 में राजनैतिक सहयोग के साथ यूरोपीय परिषद बना। यूरोपीय परिषद जो है ये कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीतिक सहायता करता है, आप ऐसे मान लो। इसके बाद है 1957 में, ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो एक नंबर में आया था, एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेते हैं। 1957 में क्या होता है, पूंजीवादी देशों के आर्थिक एकीकरण से यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होता है। यानी कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ या फिर इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको क्या याद रखना है, 1957 है। एक एक नंबर के ये दो तीन क्वेश्चन है जो मैं आपको बताते हुए चलता हूं। इसके बाद 1992 में क्या हो जाता है, सीधा एक मोस्टेड संधि होती है और इस संधि के तहत यूरोपीय संघ बन जाता है। यानी मैंने आपको डायरेक्ट नहीं बताया कि यूरोपीय संघ बना, उससे पहले मैंने आपको तीन क्वेश्चन बताए, एक 2 नंबर का है, बाकी एक एक नंबर के हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, इसीलिए मैं आपको शुरू में ही ये बता के चल रहा था। आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा यूरोपीय संघ जो है इसके बारे में। देखिए यूरोपीय संघ जो है ना, ये यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, यानी कि जो यूरोपियन देश है, इनका संगठन है और इनके लिए ये काम करता है। तो देखिए ये फरवरी 1992 में मोस्ट्रेट एक संधि हुई थी, इसके बाद यूरोपीय संघ जो है इसकी स्थापना की गई थी। शुरू शुरू में ये जो संगठन था ना, ये एक आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था। जब स्टार्टिंग में ये संगठन बना था 1992 में, तो ये एक आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था, लेकिन धीरे धीरे ना यूरोपीय संघ ने अपना स्वरूप चेंज करा और अब ये राजनीतिक संगठन की तरह काम करने लगा। जो संगठन कभी आर्थिक संगठन की तरह काम कर रहा था, अब वो राजनीतिक संगठन की तरह काम करने लगा है। इसके बाद ये एक बड़े राष्ट्र की तरह अस्तित्व में आया, इसके पास अपना झंडा है, जैसे हर देश के पास अपना एक फ्लैग होता है, इसके पास अपना फ्लैग है। आप देखते हो हर देश के पास अपना एक राष्ट्रीय गान होता है, इसी तरीके से इसके पास अपना एक गान है। स्थापना दिवस भी है इसके पास, और इसके पास अपनी मुद्रा भी है। जैसे हर देश की अपनी एक करेंसी होती है, भारत की मुद्रा जो है वो रुपया है, ठीक है। अमेरिका की मुद्रा जो है वो डॉलर है, जिसको यूएसडी यानी यूएस डॉलर कहा जाता है। ऐसे ही यूरोपीय संघ के पास भी अपनी मुद्रा है, एक करेंसी है, जिसको क्या कहा जाता है, यूरो कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, यूरो कहा जाता है। ये समझ में आया आपको, आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ ने 2003 में क्या करा था, अपना संविधान बनाने का भी प्रयास किया था। यूरोपीय संघ ने 2003 में संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन क्या होता है, यूरोपीय संघ जो होता है उसमें असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। यहां तक आपको समझ में आया। इसके बाद चलते हैं आगे। यूरोपीय संघ की विशेषता, ये आपके 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसकी क्या होती है, इसकी विशेषता पूछ लेते हैं ज्यादातर, या फिर यूरोपीय संघ की कुछ कमियां हैं वो पूछ लेते हैं, या फिर यूरोपीय संघ के उद्देश्य पूछ लेते हैं। मोस्टली इन 3 क्वेश्चनों में से ही आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो इसकी विशेषता देखते हैं। देखिए यूरोपीय संघ जो है यूरोपीय देशों का एक मजबूत संगठन है, और दुनिया में इसका नाम जो आता है वो ताकतवर संगठनों में आता है। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए यूरोपीय संघ जो है ना, इसका आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य प्रभाव जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। यानी ये आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैन्य रूप से काफी प्रभावशाली संगठन है। क्लियर है। इसके बाद देखो, यूरोपीय संघ का आर्थिक प्रभाव जो है वो केवल यूरोप में नहीं है। देखो यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का संगठन है, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव केवल यूरोप में नहीं है, बल्कि एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप के देशों तक है। यानी यूरोप के साथ साथ अफ्रीका और एशिया, हर जगह इसका प्रभाव है। इसलिए यूरोपीय संघ जो एक ताकतवर संगठन है। यहां तक समझ में आया। आगे देखो, 2016 में क्या होता है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा था यूरोपीय संघ, यानी इसको शॉर्ट में हम ईयू भी कहते हैं, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ये 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा था, और इसकी जीडीपी जो है वो 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। तो आप समझ जाओ कि इसकी कितनी सारी विशेषताएं हैं। ये सारे पॉइंट आप पेपर में लिख सकते हो और बहुत अच्छा आंसर आपका बनेगा। और इसकी क्या विशेषता है, देखो आपको पता है कि यूरोपीय संघ के पास अपनी एक मुद्रा है, इसकी मुद्रा का नाम क्या है, यूरो। मैंने आपको बताया था। ये जो यूरो मुद्रा है ना, ये कहीं ना कहीं अमेरिका का जो डॉलर है उसके लिए भी, उसके प्रभुत्व के लिए भी खतरा है। इसलिए ये क्या है, यूरोपीय संघ सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या है, अगर हम व्यापार की बात करें, तो दुनिया में जो व्यापार होता है ना, उसमें अगर हम देखें तो यूरोपीय संघ बहुत आगे है। अगर हम कंपेयर करें अमेरिका से, तो अमेरिका से 3 गुना ज्यादा विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी होती है। ठीक है, इसीलिए ये क्या करता है, अमेरिका और चाइना के साथ जो व्यापारिक मामले हैं उसमें बिल्कुल अपनी शर्तों पे बात करता है, क्योंकि इसका व्यापार जो है वो दुनिया में बहुत ज्यादा है। यहां तक क्लियर है। आगे देखो, यूरोपीय संघ का एक सदस्य, यहां पे मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं ये लाइन में, फिर इसके बाद मैं समझाता हूं। ठीक है,
देखो, यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश है फ्रांस। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्यता मिली हुई है। जब मैं आपको अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ाऊंगा वहां पे मैं आपको यूएनओ और उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आपको समझा देता हूं। यूएनओ क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ये आपने पढ़ा होगा, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं हिंदी में। इसकी एक सुरक्षा परिषद है जिसको हम क्या बोलते हैं? यूएनएससी, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसको हिंदी में बोले अगर हम, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें 5 मेंबर ऐसे हैं जिनको, ठीक है, जिनको जगह मिली है, जिसको परमानेंट मेंबर कहते हैं, और इनको वीटो पावर मिली हुई है। तो वीटो पावर वाले देशों में फ्रांस है। और फ्रांस किसका देश है? यूरोपीय संघ का। तो यूरोपीय संघ का एक देश फ्रांस, जो कि यूएनओ की यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कहते हैं, उसका सदस्य है। और इसको वीटो पावर मिली हुई है, इसलिए भी ये क्या है? ताकतवर है। और कहीं ना कहीं ये अमेरिका के साथ, अन्य देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय नीतियों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ये तो बता दिया मैंने आपको बुक के अनुसार। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैं इसको मिटा देता हूं। यस, अब देखो यहां पे क्या था? यूरोपीय संघ का ना, आज के समय में एक देश फ्रांस जो है वो यूएनएससी का मेंबर है, लेकिन एक समय में ब्रिटेन भी होता था। ब्रिटेन जो है ये भी कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ का देश होता था। ब्रिटेन और फ्रांस, इन दोनों को ही वीटो पावर मिली हुई है, दोनों ही सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। लेकिन अब आप कहोगे जब दोनों ही सदस्य हैं तो आपने ब्रिटेन क्यों नहीं बताया? तो ब्रिटेन इसलिए नहीं बताया क्योंकि ब्रिटेन ने इसको, यूरोपीय संघ जो है इसको छोड़ दिया है, यानी ये यूरोपीय संघ से बाहर हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रिटेन नहीं लिखा। अगर आप आज से 7 साल, 6 साल, 8 साल पुरानी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे आपको ब्रिटेन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इनके पास क्या है? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है यूरोपीय संघ के पास। और फ्रांस की बात करें, केवल फ्रांस की बात करें, तो इसके पास 335 के करीब परमाणु हथियार है। अगर हम परमाणु हथियार के नजरिए से देखें तो वो बहुत ज्यादा है, 335 बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ, जिसको हम कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, तो विश्व व्यापार संगठन के अंदर भी इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण समूह की तरह काम करता है। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ की, हमने विशेषता को डिस्कस कर लिया। हम बात करेंगे यहाँ पे यूरोपीय संघ जो है इसकी कुछ कमियां की। ठीक है, क्योंकि कई बार आपके पेपर में उसकी विशेषता ना पूछकर उसकी कमियां पूछ लेते हैं। तो यूरोपीय संघ के अंदर ना कुछ कमियां भी हैं। वो कमियां कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, यूरोपीय संघ वैसे तो एक बहुत मजबूत और ताकतवर संगठन है, लेकिन इसके अंदर कमी क्या है कि यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश है ना, कभी कभी क्या होता है, इनकी अपनी विदेश नीति है और अपनी रक्षा नीति है, इसकी वजह से कभी कभी इनके बीच में विवाद हो जाता है। यानी कि इनके बीच में कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिल जाता है। इसका अच्छा एग्जांपल आपके सामने मैंने दिया हुआ है। देखो क्या होता है कि अमेरिका जो है इसने हमला कर दिया था इराक पे। ठीक है, अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया। ऐसे में ब्रिटेन जो है वो सपोर्ट कर रहा है, ब्रिटेन ने तो सपोर्ट कर दिया यूएसए को, अमेरिका को, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इसका विरोध कर दिया। तो अब आप समझिए कि जो यहाँ पे 3 देश हैं, एक ब्रिटेन है, एक फ्रांस है और एक जर्मनी है। तीनों ही देश जो हैं ये यूरोपीय संघ के हैं। लेकिन जब अमेरिका ने यानी यूएसए ने जब इराक पे आक्रमण कर दिया, तो ऐसे में जो ब्रिटेन है वो तो इसके सपोर्ट में आ गया, लेकिन जो फ्रांस और जर्मनी है इन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे क्या पता लगता है, कभी कभी इनकी विदेश नीति, रक्षा नीति जो होती है वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा डेनमार्क और स्वीडन जो है, इन्होंने मोस्टेड संधि और जो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है जिसको हम यूरो कहते हैं उसको भी मानने से इनकार कर दिया, उसका विरोध कर दिया। तो ये जो 2 देश हैं डेनमार्क और स्वीडन, ये दोनों ही देश यूरोपीय संघ के देश हैं। इन्होंने बोला ना तो हम मोस्टेड संधि को मानते और ना ही हम यूरो मुद्रा को मानते, इन्होंने यूरो मुद्रा का भी विरोध किया है। तो यहाँ पे भी क्या देखने को मिलता है कि ये है तो यूरोपीय संघ के देश, लेकिन आपस में नहीं बन रही, कहीं ना कहीं इनके बीच में विरोध है। तो ये इसकी कमियां हैं। अगला पॉइंट है कि यूरोपीय संघ की जो स्थापना है, स्थापना के समय से अब तक बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिकी गठबंधन का हिस्सा हुए थे। आपको पता है कि जब दुनिया 2 गुटों में बटी थी, एक तरफ अमेरिका का संगठन था, एक तरफ सोवियत संघ का संगठन था। अमेरिका वाले संगठन को हम नाटो कहते हैं और सोवियत संघ वाले संगठन को वारसा कहते हैं। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं, इनमें से यूरोपीय संघ के बहुत सारे देश हैं जो कभी नाटो के मेंबर रह चुके हैं। तो यहाँ पे भी कभी कभी थोड़ा बहुत विवाद हो जाता है। तो ये भी एक मतलब इसकी कमियां हैं। इसके बाद देखो, यूरोपीय संघ की कुछ नीतियां ऐसी हैं जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटेन जो है वो उसके साथ रह नहीं पाया।
ब्रिटेन ने क्या करा, यूरोपीय संघ से एग्जिट कर दिया 2016 में, इससे बाहर निकल गया। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि इसको ब्रेग्जिट के नाम से भी जानते हैं। और कहीं ना कुछ कमियां रही होंगी यूरोपीय संघ में, तभी तो ब्रिटेन ने उससे एग्जिट किया है, यानी उससे बाहर निकला है। तो ये हो जाएगा। अगला टॉपिक है यूरोपीय संघ के गठन का उद्देश्य। बहुत कम पूछा जाता है पेपर में। ज्यादातर जो आपके पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, वो यही पूछे जाते हैं, या तो उसकी विशेषता पूछ लेते हैं या फिर उसके कमियां पूछ लेते हैं। ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। यूरोपीय संघ जो था ना, इसके क्या उद्देश्य हैं? इसके उद्देश्य ये हैं कि इनके देशों में एक समान विदेश नीति हो, यानी एक जैसी विदेश नीति हो और एक जैसी इनकी सुरक्षा नीति हो। आपने देखा ना, कभी कभी ये नीति अलग हो जाती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब यूएसए ने इराक पे हमला करा था, तो ब्रिटेन जो था सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जो फ्रांस जर्मनी थे वो थोड़ा उससे नाराज हो रहे थे। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, इनकी विदेश नीति आपस में नहीं बन पाती, इसीलिए इसको बनाया गया है। इसका उद्देश्य है कि सबकी एक जैसी विदेश नीति रहे और सबकी एक जैसी रक्षा नीति रहे। ठीक है, आगे देखो। आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों में आपस में इनके बीच में सहयोग रहे और एक समान मुद्रा का चलन, एक समान मुद्रा चले। लेकिन क्या था, आपने देखा होगा उसमें डेनमार्क और स्वीडन ने यूरो का विरोध कर दिया था, अभी हमने पढ़ा है। तो ये भी है एक पॉइंट। फिर क्या है कि वीजा मुक्त आवागमन। यूरोपीय संघ के जो देश हैं, इनके बीच में आपस में एक दूसरे के देश में जाने के लिए कोई वीजा, कोई परमिशन की जरूरत ना पड़े, वीजा मुक्त आवागमन हो सके। ये भी बात यहाँ पे की गई है। तो ये क्या है, यूरोपीय संघ का उद्देश्य है। अब देखो, ये मैंने आपके सामने यूरोपीय संघ का मैप रख दिया है। अब इसमें ये जो है, ये यूरोपीय संघ के पुराने देश हैं, जो इस कलर में आपको वॉयलेट कलर में दिख रहे हैं। ठीक है, और ये दूसरे कलर में जो है, ये यूरोपीय संघ के नए सदस्य हैं। तो आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। कई बार ना ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है, मैप के क्वेश्चन में। देखो, मैं आपको नए सदस्यों के नाम बता देता हूँ। फिनलैंड, स्वीडन, आयरलैंड, यूके, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, ये सब नए हैं, सॉरी पुराने हैं। अब नए सदस्य की बात करें तो एस्टोनिया हो गया, लताविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब इसके नए सदस्य देश हैं। तो ये आपको मैप विजिबल हो रहा होगा वैसे। अगला टॉपिक है आपका आसियान। आसियान जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। आसियान जो संगठन है वो किन देशों का संगठन है? तो देखिए, ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, जिसको हम आसियान कहते हैं। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी, और जो बैंकॉक घोषणा पत्र था, इस पे हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी। शुरू शुरू में इसमें 5 सदस्य देश थे। ठीक है, यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें 5 सदस्य देश थे, लेकिन बाद में 5 सदस्य देश और जुड़ गए थे। तो टोटल इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, यानी इसके 10 मेंबर है। शुरू में 5 कौन से थे और बाद में कौन से थे, ये आप देख सकते हो। संस्थापक देश वो हैं जो स्टार्टिंग में थे। इसमें आ जाएगा आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। उसके बाद आ जाएगा आपका ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ठीक है, ये आप ध्यान दें इस पे एक बार, ये कई बार आपके पेपर में आता है। अब देखो, ये है आपका जो आसियान है उसका झंडा। मैं एक बार हट जाता हूं यहां से, आप इसको ध्यान से देखो। ठीक है, ये आसियान का झंडा है, फ्लैग है उसका। इसमें क्या है, आपको ये धान की 10 बालियां दिख रही होंगी ऊपर नीचे। इसका क्या महत्व है ये देखो। आसियान का जो प्रतीक चिन्ह है ना, इसमें धान की 10 बालियां दिख रही हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया के जो 10 देश हैं, इसकी तरफ इशारा करती है। ये आपस में कहीं ना कहीं मित्रता, एकता के धागे में बंधे हुए हैं, इसके बारे में ये पता लगता है हमें। ठीक है, ये आसियान के एकता का प्रतीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है आपका आसियान के उद्देश्य, यानी आसियान जो है इसके क्या उद्देश्य हैं। तो इसके उद्देश्य देखिए, आसियान का उद्देश्य मेन है आर्थिक विकास को तेज करना। आर्थिक विकास कहाँ पे तेज करना? आसियान के देशों में। कौन से देश है इसमें? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये कुछ इसके देश है। तो इसमें आर्थिक विकास जो है उसको तेज करना इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है इसका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। ठीक है, अगला उद्देश्य है कानून और शासन को सुधारना। फिर अगला उद्देश्य है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो यूएनओ है, उसके जो कायदे हैं, यानी उसके जो नियम है, उस पर आधारित कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व है, इसको बढ़ावा देना। ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं, और ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आसियान शैली क्या है? शैली का मतलब होता है स्टाइल, किसी काम को करने का जो स्टाइल। ठीक है, यानी आसियान का जो काम करने का स्टाइल है उसको आसियान शैली कहते हैं। तो वो काम करने का स्टाइल कैसा है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए,
आसियान का काम करने का स्टाइल क्या है कि अनौपचारिक तरीके से काम करते हैं, टकराव रहित, कोई टकराव नहीं, सहयोगात्मक, एक दूसरे के साथ सहयोग करके, मेल मिलाप, यानी कि इनका जो काम करने का तरीका है अनौपचारिक रूप से काम करते हैं, टकराव रहित, बिना किसी टकराव के, सहयोगात्मक तरीके से एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ काम करके इन्होंने बहुत नाम कमाया है, यानी यश कमाया है। इसी को आसियान शैली कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। और दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला कोई संगठन है तो वो आसियान है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, मैंने आपसे क्या कहा कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला संगठन आसियान है, लेकिन अगर इसको हम इसको जीडीपी के रूप में या अर्थव्यवस्था के रूप में देखें तो यूरोपीय संघ के जितना मजबूत नहीं है ये, लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र में ये एक बहुत कामयाब संगठन है। अगला क्वेश्चन है कि आसियान के तीन स्तंभ, पेपर में ये टॉपिक आता है। आसियान जो है वो उसके तीन प्रमुख स्तंभ है जिसपे आसियान टिका हुआ है। ठीक है, वो तीन स्तंभ कौन से? सबसे पहले है आसियान सुरक्षा समुदाय, फिर आसियान आर्थिक समुदाय, फिर आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, आप देख लो एक बार स्क्रीन पे इसको, ये तीन इसके स्तंभ है। अब हम क्या करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, इसका काम है सुरक्षा, इसका काम है अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, व्यापार वगैरह, इसका काम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। लेकिन मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आसियान का सुरक्षा समुदाय। सुरक्षा समुदाय में क्या है कि आसियान के जो सदस्य देश हैं उनके बीच में अगर मान लो कोई विवाद हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो उसको सुलझाएं। कैसे सुलझाएं? बातचीत के जरिए। ठीक है, यानी बातचीत के द्वारा। दूसरा क्या है कि आपस में शांति बनाए रखें, सहयोग करें, सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। फिर आपका आसियान आर्थिक समुदाय, नाम से पता लग रहा है आर्थिक, तो इसका मतलब क्या होगा? कुछ ना कुछ व्यापार से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखिए, आर्थिक समुदाय का जो काम है वो है साझा साझा बाजार और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। इनके देशों के बीच में एक साझा बाजार बने और फ्री ट्रेड को बढ़ावा दे। फिर क्या है कि आर्थिक जो विवाद है उसको सुलझाना। कई बार क्या होता है, विभिन्न देशों के बीच में आर्थिक विवाद हो जाते हैं व्यापार को लेकर या किसी संधि को लेकर, तो उसको सुलझाना भी इसका काम है। तीसरे नंबर पे आपका क्या था? आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है कि जो आसियान के देश हैं उनके बीच में सामाजिक सांस्कृतिक जो विकास है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आसियान क्षेत्रीय मंच। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं। मैं कई बार देखता हूँ कि बच्चे क्या गलती करते हैं। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए आसियान की स्थापना कब हुई थी। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी, तो बच्चे वहां पे भी 1967 ही कर देते हैं गलती से। आसियान और आसियान क्षेत्रीय मंच दोनों अलग अलग है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, लेकिन जो आसियान क्षेत्रीय मंच है इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको याद रखना है। पेपर में सुनने में एक जैसा है आसियान आसियान क्षेत्रीय मंच, पर दोनों की स्थापना अलग अलग समय में हुई। अब दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए भाई आसियान क्षेत्रीय मंच जो है इसकी स्थापना तो 1994 में हो गई, लेकिन इसके उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? आसियान के जो देश है इनकी सुरक्षा करना। ठीक है, और आसियान देशों की जो विदेश नीति है इसके बीच में भी तालमेल बनाए रखना इसका उद्देश्य है। आसियान विजन 2020 बहुत कम पूछा जाता है पेपर में, बहुत ही कम, लेकिन फिर भी आपको मैं ये बता के चलूंगा। देखिए आसियान विजन 2020 क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट था आसियान का। इसके तहत ये कहा गया था कि आसियान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहिर्मुखी भूमिका निभाएगा। बहिर्मुखी भूमिका का मतलब क्या होता है? कई क्षेत्रों में बहिर्मुखी में, जैसे आपका देखो मान लो मल्टी पर्पस, मान लो इस तरीके का, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में भी इसकी भूमिका होगी, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इसकी भूमिका होगी, राजनीतिक क्षेत्र में भी इसकी भूमिका होगी। इस तरीके से आसियान ने एक सबसे बेहतरीन बेहतरीन तरीका जो निकाला है, जो उसका कामयाब तरीका है। आसियान के देशों के बीच में विवाद था, लेकिन आसियान ने बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझा लिया है। यानी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की जो इसकी पॉलिसी है, यहां से ये बात निकला है आसियान 2020 विजन, जो विजन 2020 इसको कहा जाता है, ये एक डॉक्यूमेंट है। और आसियान ने, अगर यहाँ पे मान लो पेपर में आपके 1 मार्क्स में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लें कि बताओ आसियान ने अपने किन देशों के जो संकट है या समस्या उसको दूर किया है, तो आसियान ने कंबोडिया का जो विवाद था उसको सुलझा लिया है। और पूर्वी तिमोर तिमोर में जो संकट चल रहा था आसियान में, उसको भी इन्होंने सुलझा लिया। और कैसे सुलझाया है? बातचीत के जरिए। और ये सुलझ भी गया है मामला, इसीलिए आसियान को एक कामयाब संगठन माना जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे अपना आसियान भी खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक है हमारा चीन, चाइना के बारे में देखेंगे। देखो ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये चाइना की दीवार है। आप देखो बहुत फेमस है चाइना की दीवार। तो अब हम बात करेंगे चाइना के बारे में। चाइना जो है हमारा पड़ोसी देश है, आप सभी जानते हैं। चीन जो है एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश है। चाइना का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, इसकी आबादी भी बहुत ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश जो है वो चाइना है, ठीक है। भारत भी उसको टक्कर दे रहा है, और हो सकता है अगली जनगणना में पता लगे भारत कहीं उससे आगे ना निकल गया हो। तो ये है, चीन को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में दुनिया आज के समय में देख रही है। चाइना जो था पहले इतना डेवलप नहीं था, लेकिन 1978 में इन्होंने एक डिसीजन लिया, यानी ओपन डोर की नीति अपनाई। मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। और उस डिसीजन की वजह से चाइना जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, और इतनी तेजी से चाइना विकास कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि अगर ऐसी ही रफ्तार से चाइना विकास करता रहा तो 2040 तक ना ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, इतना ताकतवर बन जाएगा चाइना, ऐसा माना जाता है। अब देखते हैं, आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव है इसका। इसी के चलते जो पूर्व एशिया की बात करें तो इसके विकास का इंजन बना हुआ है चाइना। क्षेत्रीय मामलों में भी इसका प्रभाव बढ़ जाता है। इसकी बड़ी आबादी है, इसके पास बड़ा भूभाग है, इसके पास बहुत सारे संसाधन है। इसकी जो क्षेत्रीय अवस्थिति है, यानी कि ये जो जहां पे स्थित है मैप में, दुनिया के नक्शे में चाइना को देखोगे, उसकी स्थिति भी अच्छी है, क्योंकि हर तरफ से ये विभिन्न देशों से घिरा हुआ देश है। और इसकी वजह से इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आप एक बार स्क्रीन को देख लो, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ना चाइना को बैकग्राउंड में जाके समझेंगे कि चाइना जो डेवलप हुआ है ना, शुरू में इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, धीरे धीरे इसने विकास करा है। चाइना एक साम्यवादी देश है, कम्युनिस्ट देश है। जैसे कि आपने पढ़ा था 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो सोवियत संघ एक कम्युनिस्ट विचारधारा वाला संघ था, ठीक है। उसमें जितने भी देश थे वो सारे कम्युनिज्म को मानते थे, समाजवाद साम्यवाद को मानते थे। ऐसे ही चाइना भी मानता था। लेकिन चाइना ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। चाइना ने अपना विकास जो करा है वो धीरे धीरे करा है, स्टेप बाय स्टेप। चाइना ने 4 ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी वजह से चाइना जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। वो 4 फैसले कौन से हैं मैं वो भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं। देखो, चीन की क्रांति होती है 1949 में, किसके नेतृत्व में? माओ के नेतृत्व में। और इसके बाद यहाँ पे साम्यवाद जो है, कम्युनिज्म जो है, इसको अपनाया जाता है। और चीन जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश था। यहाँ पे मतलब रोजगार की कमी थी, गरीबी थी, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। ये क्या इन्होंने क्या करा, पूंजीवादी दुनिया से रिश्ते तोड़ लिए थे और ये साम्यवादी बन गया था। अब ये व्यापार नहीं करता था, तो ऐसे में क्या था, चाइना के पास एक ही ऑप्शन था, जो भी उसके पास संसाधन है उससे अपने घरेलू लेवल पे, यानी अपने देश के लेवल पे उत्पादन करे, ठीक है, प्रोडक्शन करे और उसी से अपना काम चलाए। इसके पास यही ऑप्शन था, तो ये डेवलप नहीं था। लेकिन ये डेवलप कैसे हो गया ये आपको समझना है। तो देखिए, चीन क्या करता था, खेती होती थी यहाँ पे, ये खेती से पूंजी निकालते थे, इनको पैसा मिलता था और उससे उस पैसे को उद्योग में लगा देते थे। और चीन के पास विदेशी मुद्रा की भी कमी थी, क्योंकि ये व्यापार तो कर नहीं रहे थे। तो बाहर से आने वाली जो चीजें थी, जो बाहर से आयात होने वाला सामान था, वो इन्होंने क्या करा, अपने धीरे धीरे अपने घरेलू लेवल पे बनाना शुरू कर दिया। चीन में रोजगार की स्थिति ठीक ठाक थी, अर्थव्यवस्था भी इनकी 5 से 6% की दर से विकास कर रही थी, ये भी ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। समस्या जो थी वो ये थी कि चाइना में जो जनसंख्या है ना, जनसंख्या दर बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और चाइना ने इस चीज को समझ लिया था कि अगर हमारी जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में चीन ने क्या करा, अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए कानून बनाया, ठीक है। ये है। अब बात करेंगे कि चीन की अर्थव्यवस्था जो है उसका अचानक से उत्थान कैसे हो गया, यानी वो इतनी तेजी से डेवलप कैसे हो गया। देखो, वर्तमान समय में चीन जितना विकसित है ना, ये सब इसके आर्थिक नीतियों के कारण है। यहां के नेताओं ने जो फैसले लिए वो जबरदस्त थे। 4 फैसले ऐसे थे जिन्होंने चाइना की तकदीर बदल दी। शुरू शुरू में चीन क्या करता था, व्यापार में शामिल नहीं होता था। अब जब व्यापार ही नहीं करेगा तो विदेशी मुद्रा कहां से आएगी, तो ये समस्या थी। लेकिन चीन में 1978 में इन्होंने मुक्त द्वार की नीति अपनाई। मुक्त द्वार का मतलब है ओपन डोर, यानी इन्होंने अपने दरवाजे ओपन कर दिए, खोल दिए। किसके लिए खोल दिए? व्यापार के लिए। इन्होंने कहा दुनिया भर से कि आओ हमारे साथ व्यापार करो, और इन्होंने पूरी दुनिया से व्यापार करना शुरू कर दिया। जब व्यापार करना शुरू करा तो इनके पास विदेशी मुद्रा आनी शुरू हुई, और विदेशी मुद्रा आनी शुरू हुई तो चाइना के जो भाग्य थे वो बदल गए। और ये ओपन डोर की नीति कौन लेकर आया था? यहाँ के नेता थे देंग श्याओपिंग।
नाम याद रखो, दिख रहा है आपको, देंग शाओपिंग, ये लेके आए थे। इसके बाद चाइना ने बहुत तेजी से अपना आर्थिक विकास किया, ठीक है। एक तो वो 4 फैसलों में से एक फैसला ये था जो मैंने अभी बताया। अब दो देखो, एक फैसला ये भी है, चाइना के जो प्रधानमंत्री थे 1973 में, ये चाउ एन लाई जो थे, इन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण किया। 4 क्षेत्र कौन से थे जिसमें आधुनिकरण करा, यानी मॉडर्न बनाया इनको? एक तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, फिर इनकी इंडस्ट्री यानी कि उद्योग, फिर इनकी आर्मी यानी कि इनकी सेना, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इन 4 क्षेत्रों में इन्होंने क्या करा, आधुनिकरण करा। इसकी वजह से भी क्या हुआ, चाइना कहीं ना कहीं डेवलप हुआ। और देंग शाओपिंग की जो मुक्त द्वार की नीति थी, इससे तो चाइना को लाभ हुआ, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये 2 बार रिपीट हो गई है, ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूँ। आगे देखो, चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, बल्कि स्टेप बाय स्टेप अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। चीन ने 1982 में एक फैसला करा कि खेती का निजीकरण कर दिया, इससे चाइना को फायदा हुआ। 1998 में इन्होंने उद्योगों को भी निजीकरण कर दिया, इससे भी इसको फायदा हुआ। 2001 में इसने क्या कर दिया, WTO में शामिल हो गया। चाइना 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन, इसमें शामिल हो गया, इससे चाइना को फायदा हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको वो 4 फैसले एक साथ बता देता हूं जिससे चाइना को फायदा हुआ। एक तो फैसला था चाउ एन लाई का, जिन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण करा, ठीक है, 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण करा, इससे चाइना को फायदा हुआ। दूसरा फैसला क्या था, ओपन डोर की नीति, यानी कि जो देंग शाओपिंग थे, इन्होंने जो मुक्त द्वार की नीति अपनाई, इससे इनको फायदा हुआ, ठीक है, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा क्या था, आप तीसरा फायदा ये देख लो कि इन्होंने क्या करा, कृषि का निजीकरण कर दिया, इससे चाइना को फायदा हुआ। चौथा फायदा क्या हुआ, 1998 में इन्होंने उद्योगों का निजीकरण कर दिया, इससे इनको फायदा हुआ। तो ये कुछ ऐसी समझदारी वाले फैसले करे इनके नेताओं ने, जिसकी वजह से चाइना जो था डेवलप हो गया। अगर ये शॉक थेरेपी को अपनाता तो इसका भी वही हाल होता जो बाकी देशों का हुआ था। एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, भारत और चीन के संबंध बताइए। तो देखिए, भारत और चीन जो है पड़ोसी देश हैं। शुरू शुरू में एक समय में ये नारा चला था, हिंदी चीनी भाई भाई, बहुत भाईचारा सा लग रहा था। लेकिन 1962 में चीन ने क्या करा, भारत पे आक्रमण कर दिया और भारत उस युद्ध में हार गया। सीमा विवाद भी है इनके बीच में, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को लेकर, और चाइना ने तिब्बत को हड़प लिया, तो उसकी वजह से भी भारत और चीन के बीच में थोड़ा विवाद है। जो तिब्बत के जो धार्मिक गुरु हैं दलाई लामा, ये भारत में आते हैं 1959 में और भारत में शरण मांगते हैं। तो नेहरू जी ने इनको शरण दे दी भारत में, इसकी वजह से भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं खराब हो गए। पंचशील समझौता हुआ 5 बातों पे भारत और चाइना के बीच में। तो ये कुछ इनके संबंध है। और डिटेल में आप बता सकते हो कि व्यापार को लेकर कुछ बातों पे बनी है, कई बार कभी कभी विवाद भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो। एक चीन के बाद एक टॉपिक है आपका जापान। ये वर्ल्ड का मैप है, आप इसे ध्यान से देखो, इसमें जापान कहाँ पर है। तो सबसे पहले आप इसमें ये देखो कि भारत कहाँ है। ये जो है ये भारत है, आप देख पा रहे हैं। भारत से पूर्व दिशा की तरफ चलोगे तो यहाँ पे आपको साउथ कोरिया दिख रहा होगा मैप में, और साउथ कोरिया के बगल में आपको जापान दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये है वर्ल्ड का मैप जिसमें मैंने आपको भारत, साउथ कोरिया और उसके बगल में आपको जापान भी दिखा दिया है। तो अब बात करते हैं हम जापान के बारे में, ठीक है। जापान जापान जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है, ये पानी से घिरा हुआ देश है, ठीक है। जापान दुनिया में एकमात्र देश है जिसने परमाणु बम का नुकसान झेला हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम से हमला किया था। दुनिया में एकमात्र देश जापान है जिसने इसको झेला हुआ है। जापान का जो संविधान है उसमें आर्टिकल जो 9 है, उसमें क्या कहा गया है कि इन्होंने अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग का हमेशा के लिए त्याग कर दिया है। और जापान सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जापान जो है ना बहुत तेजी से उभरा है, इसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से उभरी है, और टेक्नोलॉजी के मामले में देखें तो जापान बहुत आगे है। अगर हम बात करें G7 यानी ग्रुप 7, तो ग्रुप 7 में शामिल होने वाला एशिया का इकलौता देश जो है वो जापान है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का जवाब देना कि यहाँ पे जो मैंने ग्रुप 7 G7 बताया है आपको, G7 में कौन से देश आते हैं। आप इन देशों के नाम जो है मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, कमेंट बॉक्स में, और अपना नाम जरूर लिखना। जो भी बच्चा कमेंट करेगा वो अपना नाम लिखना, मैं उसको पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो जापान ग्रुप 7 में शामिल होने वाला है इकलौता एशिया का देश है। इसके पास ना प्राकृतिक संसाधन के रूप में देखें तो इसके पास प्राकृतिक संसाधन जो है ना के बराबर है, काफी कम है। ये क्या करता है, कच्चा माल बाहर से खरीदता है, आयात कर लेता है और उससे कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है।
कच्चा माल ना होने के बावजूद, प्राकृतिक संसाधन ना होने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं हाई टेक्नोलॉजी जो उच्च प्रौद्योगिकी है उसके मामले में बहुत आगे है, ठीक है। और ये बड़े बड़े ब्रांड है, जैसे सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, सुजुकी हो गया, ये आपने ब्रांड सुने होंगे। ये सारे के सारे जापानी ब्रांड है जो बहुत फेमस है, दुनिया भर में फेमस ब्रांड है। इसके बाद देखो 1964 में जापान जो है ओईसीडी का सदस्य बना। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में है, और जापान की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और अगर इसको हम पॉपुलेशन के नजरिए से देखें, आबादी के नजरिए से देखें, तो इसका दुनिया में 11वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अगर हम देखें कितना ये पैसा देता है, तो दूसरे नंबर पे आता है। देखो जो यूएनओ का बजट है ना, उसमें जो सबसे ज्यादा पैसा देता है वो यूएसए देता है, उसके बाद जापान का नंबर आता है, ठीक है। तो यानी यूएनओ में अपना, यूएनओ के बजट में ये पैसा बहुत ज्यादा देता है। सैन्य खर्चे के रूप में अगर हम इसको देखें, तो दुनिया में इसका 7वां नंबर आता है। 1951 में जापान का अमेरिका के साथ एक गठबंधन है सुरक्षा का जो चल रहा है। इसके बाद जापान के बाद एक टॉपिक है साउथ कोरिया, छोटा सा टॉपिक है ये, आपकी ना एनसीईआरटी में भी पीछे आ गया है। तो साउथ कोरिया मैप में कहाँ है, मैंने अभी आपको बताया था। पहले आपको भारत देखना है, फिर आपको चलना है पूर्व दिशा में, तो साउथ कोरिया दिख जाएगा और जापान आपको बगल में दिख जाएगा। साउथ कोरिया को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कोरिया जो है, ये कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, इसके बाद ये दो हिस्सों में टूट गया था। क्योंकि अगर आप मैप में देखोगे, मैं आपको वापस से मैप दिखाता हूं, देखो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मैं इसको इरेज कर दूं पहले। देखो साउथ कोरिया अगर आपको विजिबल हो रहा हो तो आप जूम करके देखने की कोशिश करना। ये जो कोरिया है इसको दो हिस्सों में बांट दिया है, एक साउथ कोरिया बन गया यानी दक्षिणी कोरिया, और ऊपर वाला जो है वो नॉर्थ कोरिया बन गया यानी कि उत्तरी कोरिया, ठीक है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो कोरिया प्रायद्वीप है ये दो हिस्सों में बट गया था, एक बन गया था साउथ कोरिया और एक बन गया था नॉर्थ कोरिया, ठीक है। और ये एशिया महाद्वीप में है। दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है वो सियोल है, और हान नदी यहाँ से गुजरती है, इसकी फेमस नदी है हान नदी। दक्षिण कोरिया जो है सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र के रूप में देखा जाता है। जो बड़े बड़े ब्रांड है, सैमसंग, कौन नहीं जानता सैमसंग को, सब जानते हैं, एलजी, किया, ये सारे साउथ कोरिया वाले ब्रांड हैं। इसके अलावा 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच में जो साउथ कोरिया है आर्थिक रूप से एक बड़ी शक्ति बन के उभरा है, तेजी से इसने अपना विकास करा है। इसको हान नदी का चमत्कार भी कहा जाता है, ठीक है। 1996 में दक्षिण कोरिया जो है ओईसीडी का सदस्य बना था, और 2017 में कोरिया की अर्थव्यवस्था जो है, दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था जो है दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी थी, ठीक है। और इसके बाद देखो दो तीन पॉइंट और हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं बात करता हूं HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट, इसमें देखें तो 2016 में ये 18वीं रैंक पे था, जो कि बहुत अच्छी रैंक है इसकी। इसके अलावा क्या है, दक्षिण कोरिया जो उच्च मानव विकास के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, और सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास जो है इसमें शामिल है। और सैन्य खर्चे के लिहाज से देखें, सेना पे अगर खर्चे के लिहाज से देखें, तो दुनिया में साउथ कोरिया का 10वां नंबर आ जाता है, ठीक है। और दक्षिण कोरिया जो है ये कहीं ना कहीं उच्च प्रौद्योगिकी के लिए भी फेमस है, जिस तरीके से जापान फेमस है ऐसे ये भी फेमस है। तो यहाँ पे मैंने आपके सारे क्वेश्चन जो है, सारे टॉपिक जो है कवर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दें वीडियो को, और कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।